वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 384 The Definition of Cruelty. For forward. इधर बेला और समीर रायचंद मेंशन आए। कार रुकते ही बेला जल्दी से बाहर निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। बेला जाते ही समीर के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके परेशान चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान उभर आई थी बेला की जाती हुई पीठ को देखते हुए। समीर ने खुद से इविल स्माइल के साथ कहा, आपने मेरे बॉस को धोखा दिया श्रेया दी। अब आपको मरना होगा। आप धोखेबाज हो। आपने कहा था आप चेयरमैन को कुछ नहीं बताओगी, मगर आपने चेयरमैन को सब कुछ बता दिया। आपकी वजह से मेरे बॉस पकड़े गए। आपका मरना अब तय है। समीर खुद से पागलों की तरह अजीब लहजे में बातें करते हुए कार से बाहर निकाला। फिर वो एविलिश ट्यून में सीटी बजाते हुए मेंशन की ओर बढ़ गया, मगर मेंशन के अंदर कदम रखने से पहले समीर कुछ सोचकर रुक गया। अपना फोन निकालकर समीर ने अपनी पार्टनर यानी नेहा को मैसेज किया, बी केयरफुल, वो यहां आ चुकी है, कोई गलती मत करना, वरना अगर उन्हें हम पर शक हुआ तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ध्यान रहे वो जैसे ही अंदर आए तुम वैसे ही उनका ध्यान भटका देना। जब वो केयरफुल नहीं रहेंगी तब मैं उन्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। समीर का मैसेज पढ़ने के बाद नेहा ने रिप्लाई किया, ओके। नेहा का रिप्लाई पढ़ने के बाद समीर ने फोन अपने पॉकेट में डाल दिया। शुरू से लेकर अब तक समीर की आंखों में सिर्फ खालीपन था। अपनी ही सगी बड़ी बहन को जान से मारने के बारे में सोचते वक्त भी समीर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना बचे हो, जैसे उसे रिश्ते नातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखता था, अपने बॉस शाकाल का ऑर्डर। मगर ऐसा था क्यों, बता पाना मुश्किल था। लिविंग एरिया में दाखिल होते ही बेला ने देखा उसके दादाजी फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। बेला की मॉम भी दादाजी से कुछ दूरी पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। नेहा वही अपनी मॉम के पास बैठी रो रही थी। उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। उसके आसपास फर्श पर भी चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो अपनी मॉम की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही थी। बेला वहां का खौफनाक नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसकी पूरी फैमिली को क्या हो गया है। बेला को देखते ही नेहा से जोर जोर से फफक कर रोने लगी और रोते हुए ही बोली, श्रेया दी, देखिए ना, मॉम और दादा की को क्या हो गया है। नेहा की बात सुनकर बेला अपने सेंसेस में वापस आई। उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया था, मगर बेला पैनिक नहीं हुई। दादाजी के पास आकर बेला ने उनका नब्ज चेक करते हुए पूछा, नेहा, किसने किया ये सब? क्या हुआ है यहाँ? मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने ये सब किया है। बेला का सवाल सुनकर नेहा का रोना एकदम से बंद हो गया। उसके नाजुक होठों पर अचानक मुस्कान उभर आई। नेहा ने अपना सर उठाकर मुस्कुराते हुए बेला की ओर देखा। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब दिख रही थी। नेहा की क्रीपी स्माइल देखकर बेला पूरी तरह आवाक रह गई, मगर नेहा को आंखें देखते ही बेला की हैरानी एकदम से गुस्से में बदल गई। शायद उसे सब कुछ समझ आ चुका था। नेहा ने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, मैंने सब कुछ किया है, मैंने मारा है इन सबको और अब मैं आपको भी मार दूंगी। आप धोखेबाज हो। आपको जीने का कोई हक नहीं है। आपने हमारे बॉस को धोखा दिया है। आपने चेयरमैन को सब कुछ बता दिया। आपकी वजह से हमारे बॉस मरने वाले हैं। नेहा की पूरी बात सुनने के बाद बेला की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसके दिमाग की सुई अचानक हमारे बॉस शब्द पर आकार रुक गई। बेला ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए नेहा को कोल्डली घूरकर पूछा, तो उसने तुम्हें अकेले हिप्नोटाइज नहीं किया है? तुम्हारे साथ कोई और भी है? बेला की बात सुनकर नेहा ने पागलों तरह हंसते हुए कहा, हिप्नोटाइज? ये क्या होता है? नेहा की बात सुनकर बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वंश के वक्त ही उसे अपनी पूरी फैमिली और रिलेटिव्स सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। बेला ने गुस्से और अफसोस के मिले जुले भाव के साथ खुद को ब्लेम करते हुए कहा, डन इट।
सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही तुम दोनों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। बेला खुद को शांत करने के बाद जैसे ही उठकर खड़ी हुई, वैसे ही उसके कान में समीर की क्रीपी आवाज पड़ी, एग्जैक्टली, सब आपकी गलती है, इसीलिए आपको मरना होगा। बेला समीर की बात सुनकर जैसे ही पलटने को हुई, वैसे ही समीर ने उसके गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। पलक झपकते ही बेला पूरी तरह अनकॉन्शियस होकर लड़खड़ा गई, मगर वो नीचे गिरती उससे पहले ही उसके ठीक पीछे खड़े समीर ने उसे थाम लिया। हालांकि बेला की आंखें खुली हुई ही थी, मगर उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसकी पूरी बॉडी सुन्न होकर पैरालाइज हो गई हो। बेला सब कुछ देख तो पा रही थी, मगर उससे अपनी उंगली तक नहीं हिलाई जा रही थी। शायद सच में उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। बेला की खुली आंखों के सामने नेहा ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी मॉम के पेट से चाकू निकाला। शायद मिसेज रायचंद के शरीर में अभी जान बाकी थी, इसीलिए वो दर्द की वजह से बुरी तरह कराह उठी, मगर नेहा या समीर को उनकी चीख से कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा मिसेज रायचंद को पूरी तरह नजरअंदाज करके बेला के करीब आई, अच्छी ग्रिप बनाने के लिए। नेहा ने आराम से बेला के गर्दन में अपना एक हाथ डाला, फिर उसने सीधे अपनी लंबी धारदार चाकू को बेला के पेट में गहराई तक हल्ला दिया। नेहा ने लगातार बेरहमी के साथ 10 से भी ज्यादा बार बेला के पेट चाकू मारा। हालांकि बेला को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, मगर उसके पेट और मुंह से खून की तेज धारा गड़गड़ाकर बाहर निकलने लगी थी। बेला को अनगिनत बार चाकू मारने के बाद जब नेहा और समीर संतुष्ट हो गए, तब समीर ने बेला को छोड़ दिया। बेला लोहे के पुतले की तरह सीधे फर्श पर जा गिरी। उसके आसपास पूरे फर्श पर खून ही खून फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लिविंग एरिया में खून की बाढ़ आए हो। आखिर में बेला की पलकें पूरी तरह भारी होकर जैसे ही बंद हुई, वैसे ही उसके आंखों के कोने से आंसू की बूंदें लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिरी और उसके ही खून में जाकर मिल गई। ब्लैक विला डार्क चैम्बर के अंदर तरुण के पागलों की तरह हंसने की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तरुण सच में पागल हो गया हो। तरुण लोहे की चेयर पर जंजीरों से जकड़ा हुआ बैठा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए, जिसके गैप से उसकी बॉडी पर मौजूद गहरे जख्मों के निशान झलक रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाबुक से बेरहमी के साथ मारा गया हो। बगल में खड़े रॉकी ने गर्म लोहे के चाबुक से तरुण के पीठ पर क्रूरता के साथ मारा, मगर दर्द से कराहने के बजाय तरुण और जोर जोर से हंसने लगा। तरुण का पागलों जैसा बर्ताव देखकर रॉकी के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। उसने अपने पूरे करियर में तरुण जैसा सनकी इंसान कभी नहीं देखा था। उसी चैम्बर में खड़े गार्ड ने निराश भाव के साथ रॉकी से पूछा, कैप्टन, हम अब क्या करें? यह पागल तो हद से ज्यादा जिद्दी है। हम ऐसा क्या करें जिससे इसे दर्द और तड़प महसूस हो? इसके ऊपर हमारे टॉर्चर का तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। चेयरमैन सर भी आने ही वाले हैं। ऐसे में वो हमसे बहुत ज्यादा निराश होंगे। गार्ड की बात सुनकर रॉकी ने ठंडी आह भरते हुए चाबुक जमीन पर फेंक कर कहा, रहने दो, अब इसे चेयरमैन सर खुद ही हैंडल करेंगे। ये हमारे बस का काम नहीं है। रॉकी की बात सुनकर गार्ड ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, कैप्टन, क्या मैं एक आखिरी कोशिश करूं? गार्ड की बात सुनकर रॉकी ने अलासाए आवाज में कहा, हाँ, जाओ, करो। रॉकी की हामी सुनते ही गार्ड चैम्बर से बाहर गया। कुछ वक्त बाद ही गार्ड कंटेनर में गर्म धधकता हुआ लावा लेकर अंदर वापस आया। फिर उसने पूरा गर्म पिघला हुआ लावा तरुण की बॉडी पर डाल दिया। लावे की वजह से तरुण का पूरा शरीर बेतहाशा जलने लगा। पलक झपकते ही तरुण के कपड़े भी जलकर राख हो गए थे। तरुण भी बिल्कुल चुपसा हो गया था, मगर गार्ड ने जब सोचा तरुण अब दर्द से तड़प कर चिल्लाएगा, तब तरुण ने दोबारा हंसना शुरू कर दिया। कैप्टन, यह इंसान नहीं जानवर है। गार्ड तरुण की हंसी सुनकर हक्का बक्का रह गया। ठीक उसी वक्त डार्क चैम्बर में दो आकृतें दाखिल हुई। तरुण ने जब अंदर आए कार्तिक और अक्षत को देखा, तब उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। कार्तिक की नीली आंखें अब भी सुर्ख लाल थी। तरुण को डेडली इंटेंट के साथ घुराते हुए
कार्तिक ने कोल्ड वॉइस में कहा, रॉकी जाओ इसके बाप को यहाँ ले आओ। ओके चेयरमैन सर। जहां रॉकी वहां से जॉर्डन को लेने चला गया, वही तरुण कार्तिक के लिए चेयरमैन वर्ड सुनकर पूरी तरह दंग रह गया। तरुण ने हैरान लहजे में कार्तिक से पूछा, तुम चेयरमैन हो? कार्तिक, तुम चेयरमैन कैसे हो सकते हो? तरुण की बात सुनकर कार्तिक ने अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए डार्क वॉइस में कहा, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए कितने मौके दिए, हर बार तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। सोचा तुम हार मान लोगे, मगर तुम नहीं सुधरे, तुम पीछे नहीं हटे। अब जब तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है ही नहीं, तो यही सही, मैं तुम्हें मौत, दर्द, तकलीफ की परिभाषा सिखाऊंगा, तुम्हें महसूस कराऊंगा दुख किसे कहते हैं। कार्तिक की बात सुनकर तरुण का पूरा दिमाग खराब हो गया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके इतने करीब था, मगर वो उसे पहचान तक नहीं पाया था। तरुण ने कुछ पल तक कार्तिक और अक्षत को गौर से देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर इविल स्माइल उभर आई। क्या हुआ अगर वो कार्तिक को पहचान नहीं पाया? उसके दोनों प्यादे जल्दी ही कार्तिक से वो छीनने वाले थे, जिससे शायद कार्तिक दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। कार्तिक ने तरुण की मुस्कान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई, भले ही उसके सबऑर्डिनेट्स तरुण को उस हद तक नहीं तड़पा पाए थे जहां कार्तिक चाहता था, मगर कार्तिक के पास अपन तरीके थे। वो बेजान पत्थर को भी चीखने पर मजबूर कर सकता था। जल्दी ही रॉकी जॉर्डन को घसीटते हुए उस डार्क चैम्बर में ले आया। वर्षों बाद अपने पिता को देखते ही तरुण के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई, जैसे तरुण आज के वक्त पूरे कैनिबल ट्राइब के लिए भगवान था। ठीक वैसे ही जॉर्डन तरुण के लिए भगवान था। अपने भगवान को ऐसी खराब हालत में देखकर तरुण का चेहरा पूरी तरह से पिला पड़ गया था। कार्तिक ने जॉर्डन को गर्दन से पकड़कर उठाया। हाथ पैर सब कुछ कट जाने की वजह से जॉर्डन का शरीर बस किसी मांस के गोले की तरह दिखता था। कार्तिक ने जॉर्डन को गेंद की तरह डार्क चैम्बर के मोटे दीवार पर दे मारा। जॉर्डन का सर दीवार में टकराते ही कई टुकड़ों में फट गया। उसके सर से खून की धारा निकलकर सीधे तरुण के चेहरे पर जा गिरी थी, जो तरुण शुरू से लेकर अब तक पागलों की तरह हंस रहा था। वो अपने बाप की ऐसे हालात देखते ही डर की वजह से बुरी तरह कांपने लगा। तरुण को हमेशा से जॉर्डन ने सिखाया था, वो लोग भगवान हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। मगर असल में उसके बाप को चोट लग रहा था। अगर उसका बाप सच में भगवान था, तो वो दर्द की वजह से चिल्ला क्यों रहा था? इसी एक ख्याल मात्र ने तरुण को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। जॉर्डन ने बचपन से ही तरुण का पूरी तरह माइंड वॉश किया था। पिछले कई घंटों से तरुण खुद को भगवान समझकर ही नहीं चिल्ला रहा था, मगर अब उसे अचानक से दर्द महसूस होने लगा था। उसके शरीर पर मौजूद जख्म अचानक से उसे तड़पने पर मजबूर करने लगे थे। कार्तिक ने कंटिन्यूअसली जॉर्डन को इतनी बार दीवार पर मारा कि जॉर्डन के पूरे शरीर के चिथड़े उड़ गए। पूरे डार्क चैम्बर में खून के साथ ही ताजा मांस के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरने लगा था। वहां के वातावरण में भी ऐसी ठंडक पसर गई थी जैसे चारों तरफ बर्फबारी हो रही हो। तरुण अपने बाप की ऐसी दर्दनाक मौत देखने के बाद अंदर तक कांप उठा था। उसके मुंह से अब डरे सहमे बच्चे जैसी चीखने और चिल्लाने की आवाजें निकलने लगी थी। आखिर में कार्तिक जॉर्डन का बचा हुआ खून से सना बॉडी पार्ट लेकर तरुण के करीब आया। उसने जबरदस्ती तरुण का मुंह खोला, फिर उसने तरुण के मुंह में उसी के बाप का मांस ठूंसते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें ये खाना अच्छा लगता है ना? अब खाओ इसे, बताओ मुझे इसका टेस्ट कैसे है, तुम्हें ये कैसा लगा? साइड खड़े रॉकी और गार्ड ने ये खौफनाक नजारा देखने बाद अपना सर झुका लिया, माना तरुण कैनिबल ट्राइब से था। वो इंसानों का मांस खाता था, मगर उसे उसी के बाप का मांस खिलाना, ये क्रूरता की परिभाषा थी। शायद धरती पर क्रूरता शब्द का इंसानी रूप उसका चेयरमैन ही था। कार्तिक ने एक एक करके तरुण को जबरदस्ती जॉर्डन के मांस का हर एक टुकड़ा खिला दिया। आखिर में कार्तिक जैसे ही तरुण से 2 कदम पीछे हटा, वैसे ही तरुण तेजी से उल्टी करने लगा। उसकी लाल आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। जो दर्द और तकलीफ तरुण को पिछले कई घंटों में रॉकी के फिजिकल टॉर्चर की वजह महसूस नहीं हुआ, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द और तकलीफ
उसे कार्तिक के साइकोलॉजिकल टॉर्चर की वजह से कुछ चंद मिनटों में महसूस होने लगा था। डार्क चैम्बर से बाहर जाते हुए कार्तिक ने अक्षत को बेहद ही ठंडे स्वर में कहा, मैं उसकी मौत अब तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। अपना सुकून अब खुद डिसाइड करो। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत ने कुछ नहीं कहा। ऊपरी तौर पर वो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत दिख रहा था, मगर भीतर से अक्षत का दिल जल रहा था। अक्षत ने कभी नहीं सोचा था उसका दोस्त इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। एक शैतान के जाने के बाद रॉकी ने टेढ़ी नजरों से दूसरे शैतान यानी अक्षत की ओर देखा। अगर कार्तिक क्रूरता का इंसानी रूप था तो अक्षत उस रूप का परछाई था। उसे कार्तिक से कम नहीं आंका जा सकता था। अक्षत आराम से चलकर आगे बढ़ा। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। गार्ड ने अब तक तरुण की बेड़ियां खोल दी थी। तरुण लगभग अधमरा हो चुका था। अक्षत ने तरुण को गर्दन से पकड़कर सीधे जमीन में 5 फीट ऊपर उठा दिया। उसकी भूरी आंखें अब लाल हो गई थी। वही बगल में फर्श पर कील से बना हुआ सांचा रखा हुआ था, जिसमें मोटे मोटे कील लगे हुए थे। अक्षत ने तरुण को सीधे उस सांचे पर पटक दिया। पलक झपकते ही अनगिनत कील तरुण के शरीर के आर पार हो गए थे। तरुण की खौफनाक चीख पूरे डार्क चैम्बर में गूंजने लगी थी। अक्षत ने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ गार्ड की ओर देखा। गार्ड अक्षत के आंखों का इशारा समझकर जल्दी से बाहर गया। कुछ ही पलों बाद गार्ड केरोसिन का कंटेनर लेकर वापस आया। फिर उसने पूरा केरोसिन तरुण के ऊपर उड़ेल दिया। तरुण की बेखौफ आंखों में अब मौत का डर भर आया था। उसने कांपती आवाज में कहा, अक्षत नहीं, प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मरना तो तुम्हें होगा तरुण। अक्षत लाइटर बंद करते हुए कुछ कदम पीछे हटा। फिर उसने कहा, फर्क नहीं पड़ता कोई लड़की कौन है तरुण, उसके माँ बाप कौन है, उसने कितना बड़ा पाप या पुण्य किया है। अगर वो लड़की है तो उसके मर्जी के बगैर उसके करीब भी जाना पाप होता है। तुमने तो मेरी बहन रेप किया है, मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूंगा। तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे की। आखिरी लाइन बोलने के बाद अक्षत का जबड़ा कस गया। उस कोहरा भी भयानक हो उठा था। अक्षत ने आगे एक पल रुके बगैर तरुण के ऊपर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। पलक झपकते ही तरुण का शरीर पूरी तरह से जलकर राख में बदल गया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।